सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़ और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो या चैनल को भी शेयर करो, ठीक है, ताकि उनको जो भी रिक्वायरमेंट है इस चैनल से उनकी वो रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आज की वीडियो में आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ओके। सो आपके ये काफ़ी मेरे को टफ लगा है ये, ठीक है। तो लगभग जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके लगभग सबके ही 5 से कम जो है वो क्वेश्चन सही हुए हैं। तो याद रखना, आपके अगर इसमें से मतलब 3-4 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स अपने आप को मतलब ये बोलना कि हाँ भाई ठीक है, मैं सही से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। फर्स्ट है दी ओशन वार्मिंग इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन विंड्स एंड रेनबो। बोल रहे हैं कि जब ओशन की वार्मिंग होती है तो इससे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ये बोल रहे हैं। तो देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन कब बनते हैं? जब 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 क्या हो जाता है, जब जो ओशन का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? और ज़्यादा साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे तो और ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो बिल्कुल सही है, जब ओशन वार्मिंग होती है तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड है द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन इंक्रीजेज व्हेन द कार्बन एमिशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आर संक बाय इट। देखो, इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा? अभी एक रिसेंटली आपने सुना होगा, एक आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी, किस पे आई थी? ओशंस एंड क्रायोस्फीयर्स पे। किस पे? ओशंस एंड क्रायोस्फीयर पे एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने क्या बोला था कि जो ओशंस है ना हमारे, वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो हमारे ओशंस है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो गए हैं, ठीक है। क्या हो गए हैं? 0.8 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.8 डिग्री वार्म हो गए हैं प्री इंडस्ट्रियल एज से, ठीक है। अब ज़्यादा वार्म है, इट मीन्स। और क्या उन्होंने बताया कि अब ज़्यादा क्या हो गए हैं? एसिडिक भी हो गए हैं, ज़्यादा वार्म हो गए हैं ओशन, ज़्यादा एसिडिक हो गए हैं ओशन। और तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि जो ओशंस हैं हमारे वो क्या हो गए हैं? लेस प्रोडक्टिव हो गए हैं। क्या हो गए हैं? लेस प्रोडक्टिव हो गए हैं। एसिडिटी किसके कारण बनती है? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट वाटर में बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाता है वाटर, ठीक है। तो देखो, उन्होंने क्या बोला? प्री इंडस्ट्रियल हमारे ज़्यादा वार्म हो गए हैं, ज़्यादा एसिडिक हो गए हैं, प्रोडक्टिव क्या हो गए हैं? लेस हो गए हैं। इसका मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और जब ओशंस उसको सक करते हैं तो मेनली क्या हो जाती है? प्रोडक्टिविटी ओशंस की क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बोल रहे हैं कि ओशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है जब कार्बन एमिशन जो है वो संक करता है ओशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो ओशन की प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। तो अभी मैंने किसके बारे में बताया था? अभी मैंने बताया था आईपीसीसी के बारे में, ठीक है। आईपीसीसी ने वो रिपोर्ट दी थी ओशंस एंड क्रायोस्फीयर पे। तो आईपीसीसी क्या है? देखो, आईपीसीसी क्या है? एक यूएन की बॉडी है। क्या है आईपीसीसी? एक यूएन की बॉडी है जो मेनली असेस करती है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड साइंस है उसको, ठीक है। जो किसको असेस करती है? साइंस को, जो किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। ये एस्टेब्लिश किसके द्वारा की गई है? यूएनईपी ने इसको एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किसने किया है? यूएनईपी ने किया है। और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको क्या किया है? एस्टेब्लिश किया है। कब? 1988 में। कब किया? 1988 में बनी है यूएनईपी और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको बनाया है। कितने मेंबर कंट्रीज है इसमें? 195 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। और यूएनएफसीसी को जो सपोर्ट करती है, ऐसे रिपोर्ट मेनली आईपीसीसी प्रिपेयर करती है। याद रखना, आईपीसीसी कोई अपनी रिसर्च नहीं करती है, ठीक है। याद रखना, ये आईपीसीसी अपनी कोई खुद की रिसर्च नहीं करती है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और एक और चीज़ क्या कि थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट जो है इसमें वॉलंटरी बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वॉलंटरी बेसिस पे इस पे क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये किसके बारे में बात होगी? हमारी आईपीसीसी के बारे में।
अब इस आईपीसीसी में भी कौन वर्किंग ग्रुप हैं, देखो इसमें 3 वर्किंग ग्रुप हैं, एक टास्क फोर्स है, एक टास्क ग्रुप है, ठीक है, 3 वर्किंग ग्रुप हैं। इन 3 वर्किंग ग्रुप क्या क्या करते हैं, सबसे पहला जो वर्किंग ग्रुप है वो मेनली क्या देखता है कि इस क्लाइमेट सिस्टम या जो क्लाइमेट चेंज है उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, फिजिकल साइंटिफिक बेसिस क्या है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, सबसे पहले वो देखते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, सेकेंड वर्किंग ग्रुप क्या देखता है कि उस क्लाइमेट चेंज के कारण जो सोशो इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशन है वो कितनी वल्नरेबल हो रही है, या फिर हमारा नेचर कितना वल्नरेबल हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। सेकंड ग्रुप उसको असेस करता है। और थर्ड ग्रुप मेनली क्या देखता है, थर्ड ग्रुप फोकस करता है कि इसको हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। मेथड्स असेस करता है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर से कैसे रिमूव कर सकते हैं। अभी आईपीसीसी की करंटली कौन सी रिपोर्ट चल रही है, 6th असेसमेंट साइकिल चल रहा है, ठीक है, जिसमें मेनली अपनी 3 वर्किंग ग्रुप्स की जो भी असेसमेंट रिपोर्ट है वो आईपीसीसी प्रोड्यूस करेगा, 3 स्पेशल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करेगा ये वाली, ठीक है, और मेथडोलॉजी भी बताएगा कि कैसे उसको वो करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको बता दिया ही अभी रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में, किसके बारे में, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। सबसे पहले नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कि ये होम अफेयर्स के अंडर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, याद रखना ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, ये होम अफेयर्स के नहीं आता, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, कौन, NAI, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है इट इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल नॉन करंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होल्डिंग दैम फॉर द यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्कॉलर्स। बोल रहे हैं कि ये एक रिपोजिटरी है जिसमें स्टोर किया जाता है क्या, जितने भी नॉन करंट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, मतलब अब की गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को छोड़ के जितने भी पहले वाली गवर्नमेंट्स थी उन सारे रिकॉर्ड्स को मिलकर क्या किया जाता है, जो या फिर करंट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उन सबको छोड़ के उन सब रिकॉर्ड्स को रखा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर या स्कॉलर्स के यूज़ के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है इट कीप्स एंड कंजर्व्स द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट। तो याद रखना ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं रखता है, याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये बिल्कुल भी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स को रिसीव नहीं करता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल और केवल क्या है, एक ही स्टेटमेंट है, वो है सेकंड वाली, ठीक है। ये समझ में आया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, किसी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट को ये रिसीव नहीं करती है, ठीक है, और जितने भी नॉन करंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको ये सारे मतलब रिपोजिट करती है उनको। अब ये देखो ये बॉडी बनी कब थी, ठीक है, ये बॉडी कब बनी थी, 1891 में। 1891 में किस डिपार्टमेंट के नाम से बनी थी, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से बनी थी। कहाँ पे बनी थी, कलकत्ता में बनी थी, ठीक है, तब उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया की ही कैपिटल थी, ठीक है। ये किस किस को रखती है ये हमने देख लिया है, ठीक है। और ये अब कहाँ पे लोकेटेड है, अब दिल्ली में लोकेटेड है। अब कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है। किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। ये जितने भी गवर्नमेंट और उसकी ऑर्गेनाइजेशन है केवल उसी के रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। इट कीप्स एंड कंजर्व्स रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है केवल उन्हीं के रिकॉर्ड से रखती है, ठीक है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड्स इसके पास नहीं होते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड 1993 के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो मतलब वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड मतलब उनको ये मतलब मैंडेटेड है या उनको ये सपोज्ड है कि वो ट्रांसफ़र करेंगी जो भी रिकॉर्ड्स हैं जो 25 साल से पुराने हैं वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को दिए जाएंगे, अनलेस वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के अंडर ना हो। तो ये रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर है कि वो किस चीज़ को क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन मानते हैं या किस इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं मानते हैं। तो याद रखना ये किसके ऊपर है, ये रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या उस डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो किस इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन मानता है, ठीक है। और एक नया पोर्टल खुला है, कौन सा, अभिलेख पटल पोर्टल। क्या नाम है उसका, अभिलेख पटल पोर्टल। आपने सुना होगा अभिलेख पटल पोर्टल। ये मेनली क्या है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल बनाने का प्लान है। जितने भी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के अंडर मेनली जो रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या बनाया जाएगा, डिजिटल बनाया जाएगा, ठीक है, इस पोर्टल पे। जबकि 5 साल के बाद इट्स वर्क इन प्रोसेस, अभी भी ये वर्क इसका प्रोसेस में है और अभी भी सब कुछ अभी डिजिटाइज नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक जब केवल इतने ही रिकॉर्ड्स हैं वो ऑनलाइन उनका एक्सेस है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और ऑनलाइन करने से मेनली क्या है, आपको भी पता है कि ऑनलाइन करने से अभी इंडिया के पास उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है नहीं, साइबर सिक्योरिटी के उतने ज़्यादा रूल्स हैं नहीं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है।
और इसका एक कंसर्न और क्या है कि मिनिस्ट्रीज़ के उसके ऊपर है, मतलब मिनिस्ट्रीज़ की मर्जी के ऊपर है कि वो किस चीज़ को क्लासिफाइड मानती है और किस को नॉन करंट मानती है। तो ध्यान रखना, मतलब केवल नॉन करंट ही इन्फॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करती हैं मेनली नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और ये न्यूज़ में क्यों था क्योंकि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास अभी जो है 1962, 1965, 1971 और ग्रीन रिवॉल्यूशन तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं है। याद रखना, वो सारे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के अंडर डाल रखे हैं। अभी भी ये रिकॉर्ड्स नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास नहीं है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, पूछ रहा है हमसे न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में और न्यूक्लियर फिजन के बारे में। देख लेते हैं भाई। सबसे पहले बोल रहे हैं कि सब्सटेंशियली मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन फिजन प्रोसेस दैन दी फ्यूज़न। बोल रहे हैं कि फिजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू फ्यूज़न। तो याद रखना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्यूज़न में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू फ्यूज़न। ठीक है, फिजन में नहीं, किसमें, मेनली फ्यूज़न में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू फिजन। ठीक है, फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, किसी दो न्यूक्लियाई का आपस में फ्यूज़ होना। ठीक है, और उसका कोई एक बड़ा न्यूक्लियाई बन जाना। ठीक है, और फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना, एक बड़े का स्मॉल में उसमें टूटना, उसको बोलते हैं फिजन। ठीक है, तो याद रखना फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूजन इज कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हैज़ नेग्लिजिबल रेडिएशन लीक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है ना, वो कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और वहाँ पे रेडिएशन का रिस्क जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर हैपन ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर से क्रायोजेनिक टेम्परेचर रेंज। तो याद रखना, जो फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होते हैं, बहुत लो पे नहीं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होते हैं। मतलब अगर आप कंपैरिजन देखो तो कि अगर सन का जो कोर है उतना अगर आप टेम्परेचर ले लो तो उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए फ्यूज़न रिएक्शन को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल एक ही स्टेटमेंट है हमारी। ठीक है, तो हमारी करेक्ट क्या है, एक ही स्टेटमेंट है। तो इसीलिए आपने कई बार पढ़ा होगा कि भाई जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, एक तो अबंडेंट एनर्जी उसमें रिलीज़ होती है। ठीक है, अबंडेंट एनर्जी उसमें रिलीज़ होती है। दूसरी सस्टेनेबिलिटी है उसकी। ठीक है, जो फ्यूज़न फ्यूल है वो वाइडली अवेलेबल है और नियरली इनएग्जॉस्टेबल है, वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तीसरा CO2 रिलीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये हार्मफुल जो टॉक्सिन्स है उनको रिलीज़ नहीं करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को ये मेनली रिलीज़ नहीं करते हैं, इसलिए भी फ्यूजन रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो रिलीज होते हैं वो भी लॉन्ग लिव्ड नहीं होते हैं। याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है जो हाई एक्टिविटी वाले लॉन्ग लिव्ड न्यूक्लियर वेस्ट को रिलीज नहीं करता है और इसमें प्रोलिफ्रेशन का भी बहुत ही लिमिटेड रिस्क है। ठीक है, प्रोलिफ्रेशन का भी इसमें बहुत कम रिस्क है। तो क्या कोई न्यूक्लियर फ्यूज़न जो रिएक्शन एनर्जी है उस पर क्या कोई इंटरनेशनल इनिशिएटिव चल रहे हैं? यस, चल रहे हैं। क्या क्या है, एक तो ITR आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर असेंबली। ठीक है, ये मेनली वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामाक बनाने जा रहे हैं ताकि जो फ्यूजन रिएक्शन है उसकी फिजिबिलिटी को चेक किया जा सके। ठीक है, और इस ITER के मेंबर्स कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ITER के मेंबर्स कौन कौन है, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया। याद रखना ITR में इंडिया भी है। ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड USA। ठीक है, ये सारे कंट्रीज इसमें हैं। ठीक है, ये तो ध्यान रखना, इंडिया भी इसमें है, रशिया भी है, चाइना भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, ये सारी कंट्रीज इसमें है। दूसरा एक और रिएक्शन हो रहा है, कहाँ पे, मतलब फ्यूज़न रिएक्शन से चाइना आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश कर रहा है। उस प्रोजेक्ट का उस डिवाइस का नाम क्या है, ईस्ट डिवाइस। ईस्ट मतलब एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। ठीक है, तो ईस्ट डिवाइस एक चाइना बना रहा है। ठीक है, जो मेनली न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस उसमें करेगा, जैसे सन में होती है वैसा ही एक टाइप का सन जितनी एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कौन, चाइना। ठीक है, अभी क्या देख लेते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले फिजन किससे बनता है, स्प्लिटिंग से बनता है। फ्यूजन किससे बनता है, दो लाइट न्यूक्लियाई को फ्यूज करने से बनता है। ठीक है,
याद रखना फिजन रिएक्शन नॉर्मली नेचर में नहीं होते हैं, याद रखना नॉर्मली नेचर में फिजन रिएक्शन नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मली फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टार्स में भी होते हैं, जैसे कि सन में मेनली जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे होती है, फ्यूजन रिएक्शन से होती है। तो याद रखना नॉर्मली स्टार्स में ये होता है, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट फिजन रिएक्शन को बहुत कम एनर्जी चाहिए स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, लेकिन फ्यूज़न के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, फ्यूज़न के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और हमारा क्या है, एनर्जी रिलीज़ की बात करें तो एनर्जी रिक्वायरमेंट की होगी, एनर्जी रिलीज़ की बात करें, ठीक है, तो याद रखना केमिकल रिएक्शंस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उससे मिलियंस टाइम ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है किसमें, मेनली फिजन रिएक्शन में, ठीक है, लेकिन ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से कम है। तो याद रखना केमिकल रिएक्शन में सबसे कम एनर्जी रिलीज होती है, फिर हमारी फिजन में रिलीज होती है और उसके बाद हमारी फ्यूजन में रिलीज होती है। तो ये सीक्वेंस याद रख लेना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है हमारी फ्यूजन रिएक्शन में, फिर फिजन में और फिर केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। फिर तो एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन ये 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे, फिजन रिएक्शन से, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन फिजन मेनली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में मेनली यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और जो फ्यूज़न है वो मेनली पावर प्रोड्यूस करने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है, अभी इसका तो एक्सपेरिमेंट अच्छे से हुए ही नहीं है, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन फेज में है अभी। तो ये वाला क्वेश्चन शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा फिजन फ्यूजन के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, हमें बताना है नाटो के बारे में। किसके बारे में, नाटो के बारे में, ठीक है। सबसे पहले नाटो वाज फॉर्म्ड विद द साइनिंग ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी। क्या नाटो वाशिंगटन ट्रीटी के साइन करने से बनी थी, बिल्कुल बनी थी भाई, ठीक है। सेकंड है नाटो मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री दैट इज विलिंग टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द मिलिट्री अलायंस। तो याद रखना किसी भी कंट्री के लिए ओपन नहीं है, मेनली किसी भी अदर यूरोपियन स्टेट के लिए ओपन है, ठीक है, मेनली यूरोपियन स्टेट के लिए ओपन है ये, ठीक है, ताकि जो भी इस मतलब जो अटलांटिक है वहाँ के एरिया को जो प्रोटेक्ट कर सकें या उनके सिक्योरिटी में जो कंट्रीब्यूट कर सकें उन नेशंस के लिए मेनली है, ठीक है। तो मेनली ऐसे नहीं है कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के लिए ओपन है। थर्ड है ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय कंसेंसस इन नाटो। सारे डिसीजन जो है कंसेंसस से लिए जाते हैं, तो बिल्कुल सारे डिसीजन जो है इसमें कंसेंसस से ही लिए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें करेक्ट बतानी है। तो 2 स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या हो जाती है, नाटो के बारे में क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो भाई अभी जो है हमारा नाटो का क्वेश्चन आ ही क्यों रहा है, ठीक है। अभी नाटो का क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्यों अभी बात चल रही है नाटो +5 की। नाटो +5 के इंडिया को यूएसए चाहता है कि नाटो +5 में इंक्लूड हो जाए। तो नाटो +5 में कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ठीक है। तो नाटो में नाटो कंट्रीज़ तो हैं, साथ में 5 कंट्रीज़ और हैं। कौन कौन सी, एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड, एक साउथ कोरिया, एक जापान और एक इजराइल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंट्री है, याद रखना। इजराइल भी है मेनली किसमें, नाटो +5 कंट्री में, ठीक है। अभी इंडिया को ऐड करने की बात मेनली यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमेटी ने की है कि इंडिया को भी इस अरेंजमेंट में इंक्लूड हो जाना चाहिए, लेकिन इंडिया ने इसमें रिजेक्ट कर दिया। आप देखो इससे ऊपर वाली लाइन दिख रही होगी, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ ऑलरेडी रिजेक्टेड दी फ्रेमवर्क। उन्होंने इस फ्रेमवर्क को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो भाई अब हमने देख लिया कि भाई अभी न्यूज़ में क्यों, तो नाटो चलो ठीक है भाई वाशिंगटन ट्रीटी से बनी है, लेकिन कब बनी है, ठीक है। वाशिंगटन ट्रीटी का दूसरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। मेनली क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी उसका नाम है। ये एक मिलिट्री अलायंस है जो बनी थी अप्रैल 1949 में। कब बनी थी, अप्रैल 1949 में बनी थी। बहुत सारे कंट्रीज़ मिले थे इसमें, कुछ यूएसए, कनाडा और साथ में कुछ जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे उनने मिलकर बनाई थी। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। करंटली इसमें कितने हैं, 30 नहीं 31 मेंबर हैं। अभी इसमें कितने मेंबर है, 31 मेंबर है। रिसेंटली कौन ऐड हुआ है इसमें, फिनलैंड ऐड हुआ है, ठीक है। याद रखना इसमें एक अभी रिसेंटली फिनलैंड भी ऐड हुआ है। ये मेनली नेशंस हैं। लास्ट अभी देखो 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया ऐड हुआ था, और अभी रिसेंटली कौन ऐड हुआ है, फिनलैंड इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। डाल लेना इसमें, ठीक है। इसके अलावा देखो फिनलैंड और स्वीडन, अभी देखो जब ये पहले ये वेबसाइट शायद पहले अपडेट नहीं हुई, अभी फिनलैंड और स्वीडन दोनों जुड़ना चाहते थे। अब स्वीडन की बात चल रही है काफ़ी ज़्यादा कि अब स्वीडन को इंक्लूड किया जाए, ये वो, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं। तो नाटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, याद रखना बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो के हेडक्वार्टर हैं। और इसकी एलाइड कमांड ऑपरेशन कहाँ पे है, याद रखना मोन्स बेल्जियम में है, ठीक है। ये दोनों ही, इसके हेडक्वार्टर भी बेल्जियम में है और उसकी कमांड जो ऑपरेशन है वो भी बेल्जियम में, लेकिन दोनों अलग अलग जगह हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर हैं और मोन्स बेल्जियम में एलाइड कमांड के ऑपरेशन के हेडक्वार्टर हैं।
तो ये देख लो, आप मैप भी देख लो, अगर आपको मैप से समझ में आ जाए, जो ये ब्लू में आपको कंट्रीज़ दिख रहे हैं ये सारे करंट नाटो मेंबर्स हैं, इसमें आप फिनलैंड को भी ऐड कर लेना, ठीक है, इस फिनलैंड को भी आप ऐड कर लेना, ये भी इसमें है। सीकिंग कौन कर रहा है? स्वीडन अभी सीक कर रहा है, ठीक है, स्वीडन अभी सीक कर रहा है नाटो की मेंबरशिप, और रशियन टेरिटरीज आपको दिखाई दी हैं। तो ये सारे ही किसके मेंबर हैं? हमारे उसके मेंबर हैं। इधर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ रह गई अलग, यूएसए, कनाडा, ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? एग्जिट पोल्स के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? एग्जिट पोल्स के बारे में बताना है। तो आपको पता होगा भाई एग्जिट पोल क्या होते हैं, आपने सुना होगा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दो चीज़ें होती हैं। तो बोल रहे हैं कि एक एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से सेम होता है। तो पहली बात तो सेम होता तो दोनों के नाम सेम ही होते, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी, रंग दोनों सेम तो नहीं होते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल इज सेम एज ओपिनियन पोल विच आस्क वोटर्स विच पॉलिटिकल पार्टी दे आर सपोर्टिंग आफ्टर दे हैव कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन। तो याद रखना एग्जिट पोल्स जो है ना वो कभी भी इलेक्शन से पहले टेलीकास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो एग्जिट पोल जो है कैन नॉट बी टेलीकास्ट बिफोर वोटिंग बिगिंस। जब वोटिंग बिगिनिंग होने से पहले आप एग्जिट पोल को क्या नहीं कर सकते? टेलीकास्ट नहीं कर सकते टिल द लास्ट फेज कंक्लूड्स। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और जो ओपिनियन पोल होता है वो बिफोर इलेक्शन हो जाता है। ओपिनियन पोल बिफोर इलेक्शन होता है, तो याद रखना ओपिनियन पोल बिफोर इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ लिख रखी है ये रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड है एग्जिट पोल्स इन इंडिया आर कंडक्टेड बाय द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुज रजिस्ट्रेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी। बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मैंडेटरी किसी के वो होने चाहिए, मतलब तभी वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। थर्ड है करंटली एग्जिट पोल्स कांट बी टेलीकास्ट बिफोर वोटिंग बिगिंस टिल द लास्ट फेज कंक्लूड्स। बिल्कुल करंटली जो है एग्जिट पोल आप वोटिंग स्टार्ट होने से पहले टेलीकास्ट नहीं कर सकते, और जब तक वोटिंग ख़त्म भी नहीं होती तब तक आप मतलब एग्जिट पोल नहीं निकाल सकते। ओपिनियन पोल अलग है और एग्जिट पोल दोनों अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट तो फर्स्ट और सेकंड तो दोनों रॉन्ग है, थर्ड हमारी करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? सी। अब आ जाते हैं किस पे? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर के बारे में, ठीक है भाई। देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि पहला है वाइल बुद्धिस्ट टेल्स एंड लिटरेचर्स आर डाइडेक्टिक इन कैरेक्टर जैन टेल्स आर नॉट। बोल रहे हैं डाइडेक्टिक का मतलब होता है जो कुछ हमें चीज़ सिखाती हैं, ठीक है, जो कोई कुछ मोरल चीज़ें हमें सिखाती हैं। बोल रहे कि बुद्धिस्ट टेल्स और लिटरेचर तो डाइडेक्टिक है लेकिन जैन टेल्स नहीं है। क्या ऐसा है? वो तो भाई जैन टेल्स भी अच्छी होती हैं, वो भी डाइडेक्टिक ही होती है। तो याद रखना बुद्धिस्ट टेल की तरह ही जो जैन टेल्स हैं वो भी डाइडेक्टिक ही होती है, मतलब हमें कुछ अच्छी या मोरल चीज़ें ही सिखाती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड है वाइल द एंशियंट और मिडिवल बुद्धिस्ट लिटरेचर इज अवेलेबल इन संस्कृत, एंशियंट और मिडिवल जैन लिटरेचर वाज नॉट कंपोज्ड इन संस्कृत। देखो बोल रहे हैं कि एंशियंट और मिडिवल बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो संस्कृत में अवेलेबल है लेकिन जैन लिटरेचर संस्कृत में अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि केवल बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो संस्कृत में लिखा गया है, ऐसा नहीं है। मेनली बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है वो किस में लिखा गया है? पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। मेनली बुद्धिस्ट लिटरेचर किस में लिखा गया है? पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और मेनली जो जैन लिटरेचर है वो किस में लिखा गया है? वो मेनली किस में लिखा गया है? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। किस में लिखा गया? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। लेकिन कुछ जो इनमें भी लिटरेचर वो संस्कृत में भी लिखे गए हैं, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के जो संस्कृत में लिखे गए हैं, जैसे कि कौन से संस्कृत में लिखे गए हैं बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट्स? अगर आप बात करो उसकी, जैसे कि अशोक घोष ने बुद्ध चरिता लिखी थी, ठीक है। अशोक घोष ने क्या लिखी थी? बुद्ध चरिता लिखी थी, वो इन्होंने संस्कृत में लिखी थी। चलो भाई ये हो गया। जैन लिटरेचर है कोई संस्कृत में? यस, ये भी है। सिद्धारसी, आपने एक नाम सुना होगा सिद्धारसी, ठीक है। तो उन्होंने एक उपामिति भव परपंच कथा लिखी थी। उपामिति भव परपंच कथा लिखी थी, ठीक है। उपामिति भव परपंच कथा लिखी थी किसने? सिद्धारसी ने। किसने? सिद्धारसी ने लिखी थी ये, ठीक है। तो ये लिखी थी, ये संस्कृत में उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ये हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके संस्कृत में हैं, लेकिन ये नहीं कि सारे इन्होंने संस्कृत में प्रिपेयर कर रखे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। तो दोनों ही बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के बारे में हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो ना तो फर्स्ट है ना सेकेंड है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है साइट्स के बारे में। बोल रहे हैं कि तेकल कोटा पीकली हाल और कुपगालू ये
कौन सी साइट्स हैं, ठीक है, ये आपने कहाँ देखने को या सुनने को मिली हैं ये वाली साइट्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये साइट्स क्या हैं, ये नियोलिथिक पेंटिंग साइट्स हैं साउथ इंडिया में जो मिली हैं, ठीक है। ये नियोलिथिक पेंटिंग साइट्स हैं साउथ इंडिया की, ठीक है, ध्यान रखना ये वहाँ पे मिली है, ठीक है। कर्नाटका, आंध्रा वगैरह में ये हमें मिली हैं, ठीक है, जो पेंटिंग बनाई हुई हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सारी साइट्स यहाँ पे हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, बुद्धिज़्म जैनिज़्म। फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म आर पार्ट ऑफ शर्मन ट्रेडिशन, ये शर्मन ट्रेडिशन के पार्ट है, कौन, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये शर्मन ट्रेडिशन के पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है स्तूपा विहार एंड चैत्याज आर पार्ट ऑफ ओनली बुद्धिस्ट रिलीजन, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रोंग हो जाती है। स्तूपा विहार चैत्या ये बुद्धिस्ट और जैन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स दोनों के ही पार्ट हैं, लेकिन ज़्यादा बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन जैन्स के भी पार्ट हैं ये। थर्ड है यक्ष वर्शिप इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑल दी थ्री मेन रिलीजन्स दैट इज बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। बोल रहे हैं कि यक्षा जो है, तो याद रखना यक्षा जो है ये एक नेचर स्पिरिट्स इनको बोला जाता है, ठीक है, नेचर स्पिरिट्स बोला जाता है। यूजुअली बेनिवोलेंट होती हैं ये, ठीक है, जैसे कि वाटर से रिलेटेड होती हैं, ट्री को मान लो, फॉरेस्ट को मान लो, ट्रेजर को मान लो, ठीक है, ये सारी चीज़ यक्षाज में आती हैं। तो ये हिंदूज़ में भी के टेक्स्ट में भी अपीयर होती हैं, जैनिज्म में भी, बुद्धिस्ट में भी, हर एक जगह अपीयर होती हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, तीनों ही रिलीजन में ये प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि कौन से साइट्स क्या है, मतलब कौन से साइट्स के कौन से यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है, कौन से साइट्स के कौन से यूनिक फीचर्स हैं। तो सबसे पहले है हमारी अजंता, ठीक है। तो हमें बताना है सबसे पहले अजंता मारा विजय पेंटिंग, तो बिल्कुल अजंता में ये मारा विजय पेंटिंग बनी हुई है। सेकंड है एलोरा, एलोरा में जो है रावण शेकिंग माउंट कैलाश बना हुआ है। एलिफेंटा के महेश मूर्ति स्कल्पचर ये भी बना हुआ है वहाँ पे, याद रखना। और फोर्थ है वराह स्कल्पचर, तो याद रखना वराह स्कल्पचर के और उदयगिरी में बना हुआ है, यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखना उदयगिरी में मेनली वराह स्कल्पचर बना हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी और हमें करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट तो केवल कितनी है, 3 ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सी साइट्स के कौन से जो है वो यूनिक फीचर्स हैं, ध्यान रखना इनको, वहाँ पे कौन सी मेन पेंटिंग्स बनी हुई हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है एंशंट इंडिया में गवाक्सका, व्याला, कल्पलता ये किससे एसोसिएटेड हैं। तो आप बताओ ये जो हैं ये टर्म्स हमारी किससे रिलेटेड हैं। तो याद रखना ये सारी किससे रिलेटेड हैं, टेम्पल्स में ऑर्नामेंटेशन से रिलेटेड है, किससे, ऑर्नामेंटेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो याद रखना ऑर्नामेंटेशन से ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। और चीज़ें क्या आती हैं इसमें, और चीज़ें क्या आती हैं, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हो अमलका, ठीक है, कलशा, ये सारे भी तो उसी में ऑर्नामेंटेशन में यूज़ होते हैं। तो अमलका, कलशा, गवाक्षा, व्याला, कल्पलता ये सारे ही किससे रिलेटेड है, ऑर्नामेंटेशन इन टेम्पल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो हैं सारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में भूल गए होगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज के, ठीक है। अगर आपके 4 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो। और इसी तरह से डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन करते रहो, आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को शेयर भी करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिसको मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है प्लीज़ हमारे ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ पर आप कोर्स को ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे आना और लोगों को शेयर करना, ठीक है। तो इसी नोट पे थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सो मे बी गाइज आपने वीडियो सारी कंप्लीट देख ली होगी, है ना। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और डेली के अपने जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।